हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स गुरुकुल चैनल। मैं हूं हेमंत शर्मा और आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियोस जो हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आजकल बच्चों की कुछ ज़्यादा ही क्वेरीज़ आ रही हैं कि सर जो भी अब लेटेस्ट सिलेबस करवा रहे हो क्या उसके अंदर सीबीएसई का डिलीटेड पोर्शन है या नहीं है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं कि हम डिलीटेड सिलेबस हटाकर ही आपको पढ़ा रहे हैं। इससे आप लोगों का जल्दी कवर हो जाएगा। तो ये जो सिलेबस है 2020 और 21 का पूरा लेटेस्ट सीबीएसई के ऊपर बेस्ड है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, पूरा एंड तक देखें, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, सारे क्वेरी सारे डाउट्स आपके क्लियर होते रहें। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं हम इकोनॉमिक्स गुरुकुल का ज्ञान नंबर 1। तो ज्ञान नंबर 1 कहता है, आज का जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर प्री ब्रिटिश पीरियड के अंदर का पढ़ना है हमें, अभी का नहीं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, प्री ब्रिटिश पीरियड में एग्रीकल्चर को इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान था। ये आप प्रीवियसली आप सब कुछ पढ़ चुके हो। लेकिन कुछ भारतीय इंडस्ट्रीज़ ने स्पेशल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया, जिन्होंने दुनिया भर में एक रेपुटेशन को हासिल किया था। आपने अपने घर वालों से सुना ही होगा, उनके ज़माने में ज़्यादातर चीज़ें जो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के बेस पर ही बनकर आती थीं। तो सीधी सी बात यह है कि भारत विशेष रूप से अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए ही जाना जाता था। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो घर वालों या फिर जो व्यक्ति या जो बच्चे जो हैं गांव से रिलेटेड ज़रूर हैं, किसानी से रिलेटेड ज़रूर हैं, उनके घरों में आपको आज भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। हाथ से बने हुए कोई ना कोई चीज़ ऐसी घर पे मौजूद ज़रूर होगी। कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि भारत जो था एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा हब रह चुका था इंडिया के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा था कि एग्रीकल्चर, जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने एग्रीकल्चर के अंदर कुछ भी नहीं किया था, उसी तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ब्रिटिश सरकार ने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। ना ही कोई इंडस्ट्रीज़ थी ऐसी सच जिनको उन्होंने विकसित किया हो या डेवलप किया हो, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया। उल्टा उनको ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर की गई थी। चलिए जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या ख़राब स्थिति रही थी और ऐसी ऐसी क्या क्या समस्याएं उत्पन्न करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। चलिए पढ़ते हैं आगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान इंडस्ट्रियल सेक्टर की ख़राब स्थिति थी। अब हुआ क्या कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के होने से ब्रिटिश ने इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को सिस्टमेटिकल तरीके से नष्ट करना शुरू कर दिया था और किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस को कभी भारत में आने नहीं दिया। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट के दो प्राइमरी मोटिव निकल कर आए थे। पहला, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीपर रेट्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। कहने का मतलब ये है कि भारत से कच्चे माल को सस्ते रेटों पे हमारे ब्रिटेन के अंदर ले आओ। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर ले आते हैं जिससे हम मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में उनका इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि टू सेल फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन इंडस्ट्रीज़ इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइजेस। इसका क्या मतलब था? इसका सीधा सीधा मतलब था कि भारत की मार्केट के अंदर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के बनाए हुए जो भी फिनिश प्रोडक्ट थे उनको भारतीय मार्केट के अंदर हायर प्राइजेस पे बेच देना और ये सुनिश्चित करना कि भारत के अंदर प्रोडक्ट्स की जो भी डिमांड होगी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से आए हुए फिनिश गुड्स की डिमांड होगी। इससे धीरे धीरे भारत का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा वो तबाह होता चला जाएगा, वो फिनिश होता हुआ चला जाएगा। आप लोगों के घर के अंदर जो भी बड़े बूढ़े हैं, आप लोगों ने उनसे सुना ही होगा कि पहले के टाइम पे ज़्यादातर चीज़ें जो थी हाथों से बनाई जाती थी। भारत में कुछ ऐसे औद्योगिक क्षेत्र थे या औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ थी जो कि क्या करते थे, लेबर फोर्स के ज़रिए से सामानों को बनाते थे। शायद आपने एक शब्द सुना हो, मूड़ा, जिस पे हम बैठते हैं। ठीक है, आज की डेट में आपको सोफ़ा वगैरह मिल जाएगा, लेकिन पहले जो है जूट के या किसी
पाइप के या बैम्बू के क्या चलते थे, मूड़े चलते थे। अब मूड़े से क्या होता था, लोग उस पर बैठते थे, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के चीज़ें थी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनाई जाती थी। शिल्पकारिता वगैरह की जाती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूड़े वगैरह या हाथ से ही बनाते, शिल्पकारिता होती थी। आप लोगों के जो गाँव के अंदर आपके जो बड़े बूढ़े रहते होंगे, उन लोगों के घरों में कारीगरी आपने देखी होगी, नक्काशियाँ देखी होंगी। तो ये जो सारी चीज़ें थीं, ये सारी की सारी ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे उनको नष्ट करना शुरू कर दिया, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। आगे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को धीरे धीरे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू किया। अब इससे कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट निकल कर आए। देखिए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी, जैसा कि हमने आपको बताया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के डिक्लाइन ने भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि भारत की इकोनॉमी को कुछ तरीक़ों से प्रभावित कर दिया, जैसे हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के डिक्लाइन के कारण भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। अब जो कारीगर थे वो कहीं ना कहीं अपने लिवलीहुड के लिए कह सकते हो या अपने जीवन यापन के लिए उनको एग्रीकल्चर करने के लिए मजबूर किया गया था उस ड्यूरेशन के अंदर। अब इससे हुआ क्या, इससे गांव के अंदर जनसंख्या बढ़ने लगी थी और एग्रीकल्चर के अंदर भी कहीं ना कहीं ओवर क्राउडिंग हो गई थी, क्योंकि जो भी लोग थे, शिल्प कारीगर वगैरह हो गए या फिर हाथों से जो भी लेबर फोर्स थी जो हाथों का काम जानती थी, कारीगरी करना जानती थी, उन सब के काम छूटने लग गए, क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था भाई। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला गया, लोगों के काम छूटते चले गए, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ती चली गई। अब लोगों को जीवन तो जीना है, लोगों को जीवन जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो और गांव की तरफ शिफ्ट होते चले गए और एग्रीकल्चर में मूव होते चले गए, एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ मूव होते चले गए। अब इससे ओवर क्राउडिंग होना शुरू हो गई थी वहाँ पर। तो इसीलिए कहा गया कि कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के डिक्लाइन होने की वजह से भी कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट दिखने शुरू हो गए। तो कौन कौन से हैं, जल्दी से याद कर लो। पहला, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा था इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तो हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैं आपको समझा चुका हूँ, चलिए बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स को लेकर। देखिए, भारत में बने प्रोडक्ट्स फॉरेन मशीन्स जो थी, फॉरेन की बनी हुई मशीनों का सामना नहीं कर पा रही थी। यानी कि सीधी सी बात थी कि भारत में बने प्रोडक्ट्स मशीन से सस्ते सामान बनाने की फॉरेन कंपटीशन का सामना नहीं कर सकते थे। अब इससे हुआ क्या, इससे ब्रिटेन में बने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया गया, ठीक है। यानी कि ब्रिटेन के अंदर जितने भी सामान बन रहे थे, फिनिश गुड्स बन रहे थे या मशीन टूल्स बन रहे थे, ठीक है, उन सबको हमें भारत के अंदर आयात करना पड़ा था। इसी वजह से इसमें कहा गया कि हम कहीं ना कहीं कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले। अब भारत के अंदर जो भी काम हो रहा था, जो भी कारीगर वगैरह काम कर रहे थे, उनके अंदर क्वालिटी नहीं थी और ऊपर से वो महंगे और थे। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर मशीन का उपयोग करते थे, तो भाई जब मशीन का उपयोग करोगे तो बल्क में सामान बनेगा, और बल्क में जब कोई सामान बनता है तो उसकी जो लागत आती है, उसकी जो कॉस्ट आती है भाई, वो कम लगती है। तो मशीनी सामान जो था वो बहुत सस्ता था। इस वजह से जो भारत के प्रोडक्ट्स थे वो फ़ॉरेन मार्केट के मुकाबले या फिर फ़ॉरेन मशीनरी के मुकाबले बहुत महंगे हो गए थे। इस वजह से भारत जो है फॉरेन कंपटीशन का सामना नहीं कर पा रहा था। समझ में आया आपको कुछ? सो इट एनकरेज द इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। यानी कि कहीं ना कहीं इस वजह से जो भी ब्रिटेन से गुड्स थे उनको हमने क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा भारत के अंदर। हमें इस बात के लिए एनकरेजमेंट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ लिया एडवर्स इफेक्ट के बारे में। अब थोड़ा सा भारत के अंदर कुछ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ थी, उनकी क्या कमी रही थी उसको लेकर और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जो तीसरा टॉपिक है वो है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़। देखो, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ से मतलब साफ था वो इंडस्ट्रीज़ जो मशीन टूल्स का प्रोडक्शन कर सकती हैं। समझ रहे हो, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि मशीनी टूल्स का क्या कर सकती हैं, प्रोडक्शन कर सकती हैं, उनकी जो थी भारत में बहुत ज़्यादा कमी थी। अब इस कारणवश दो चीज़ें हुई। पहली, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। क्या कह रहा है ये,
ये साफ कह रहा है कि देखो, जब ब्रिटिश शासन था भारत के अंदर तो मुश्किल से ही भारत के अंदर कोई ऐसी कैपिटल गुड इंडस्ट्री होगी जो कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र को प्रमोट कर सकती थी। समझ रहे हो बात को? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ ना होने की वजह से हम क्या किस चीज़ को फेस कर रहे थे? हम कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेस कर रहे थे कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं लेकर आ पा रहे थे भारत के अंदर। बात ध्यान से सुनना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? British rulers did not pay any attention for their promotion as they always wanted Indians to be dependent on Britain for the supply of capital goods and heavy equipments. मीन्स ब्रिटिश रूलर जो है कभी अटेंशन ही पे नहीं करना चाहते थे भाई। वो चाहते ही नहीं थे कि इंडिया के अंदर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, क्योंकि उनका सीधा कहने का मतलब ये था कि तुम लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहो, जो भी चीज़ चाहिए ब्रिटेन से आएगी, हम इंपोर्ट करवाएंगे, हम आयात करवाएंगे, ठीक है, जो भी चाहिए ब्रिटेन से लो, इसीलिए तुम हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहना, भारत के अंदर हम कुछ नहीं आने देंगे। समझ रहे हो बात को? आप लोगों ने हिस्ट्री में 9th-10th के अंदर पढ़ा होगा कि भारत के अंदर कोई ऐसी औद्योगिक इंडस्ट्री थी नहीं, यानी कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल सेक्टर था ही नहीं जब ब्रिटिशर्स थे भारत के अंदर। वो कारण क्या था? कारण वो यही था कि एक तो भारत के अंदर कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ थी नहीं। भाई कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ अगर सेटअप हो जाती भारत के अंदर तो भारत भी कहीं ना कहीं उस ज़माने में इतना सक्षम हो जाता कि वो अपने लिए मशीनरी की प्रोडक्शन कर सकता था। लेकिन क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, कमी थी हमारे देश के अंदर, ब्रिटिश चाहता ही नहीं था, ब्रिटेन गवर्नमेंट चाहती ही नहीं थी कि भारत के अंदर औद्योगिक क्षेत्र आए। क्यों? क्योंकि उसे अपना फ़ायदा देखना था। अगर औद्योगिक क्षेत्र आ जाता तो इंडिया जो है कहीं ना कहीं डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आना शुरू कर देता। बात समझो ध्यान से। क्योंकि लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ हो चुका था, अब बात कर लेते हैं हम लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें, सीधी बात थी, न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट रेट और जीडीपी में इसका योगदान बहुत ज़्यादा कम हो गया था। क्योंकि इंडिया के अंदर भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर तो था ही नहीं, तो योगदान तुम क्या दोगे? कुछ नहीं दे सकते थे। इसीलिए जो हमारे जीडीपी के अंदर जो भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ थी या फिर जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, उनका जो योगदान था ना वो नील के बराबर था, बिल्कुल शून्य के बराबर। आगे बात कर लेते हैं कि लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या था। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो था उसका लिमिटेड रोल था और वो कहाँ कहाँ तक सिर्फ फैला हुआ था। देखो एक छोटी सी बात समझो, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ड्रॉबैक के लिए पब्लिक सेक्टर के ऑपरेशन का सीमित एरिया एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। पब्लिक सेक्टर में केवल रेलवे था, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और कुछ अदर सरकारी अंडरटेकिंग्स थी या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स थी। सो पब्लिक सेक्टर जो है सिर्फ वहीं तक सीमित रह गया था। ठीक है, तो इसीलिए हम ये चीज़ कह सकते हैं कि भाई देखो पब्लिक सेक्टर की कहीं ना कहीं लिमिटेड रोल थे। ठीक है, पब्लिक सेक्टर भी कहीं ना कहीं सीमित था किसी एरिया तक। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ की कमी थी आपके देश के अंदर। ठीक है, आप इंपोर्ट करा रहे थे फिनिश गुड्स को, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था आपके पास, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो सीधी बात है कि यार तुम्हारा कंट्रीब्यूशन जो होगा जीडीपी के लिए वो ऑलरेडी कम ही होना है। टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। चलिए इकोनॉमिक्स का गुरुकुल ज्ञान नंबर 2 देखते हैं, फॉरेन ट्रेड। अब ज्ञान नंबर 2 में फॉरेन ट्रेड ये कहता है कि देखो इंडिया जो है एंशिएंट टाइम में यानी प्राचीन काल में एक इम्पॉर्टेंट व्यापारिक नेशन रह चुका है। सभी जानते हैं इस बात को। वैसे तो आप सभी जानते हो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई गई रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ ने भारत के फॉरेन ट्रेड पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला था। हम बहुत ज़्यादा बन चुके थे। क्यों बन चुके थे? देखो जो भी व्यापार करना है ना, जो भी इंपोर्ट कराना है, आप किससे कराओगे? भाई ब्रिटिश से कराओ। आप ज़्यादा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करा सकते ज़्यादातर देशों से, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ तो हैं ही हैं। आपको रोका जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा।
चलिए आगे हम पढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड के अंदर कि हम किन किन चीज़ों से, यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ थी उनकी किन किन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। सबसे पहले आता है आपका एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। क्या कहती है ये चीज़? देखिए, भारत जो है कच्चे रेशम, कॉटन, ऊन, शुगर, इंडिगो, जूट जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स का ना एक्सपोर्टर बन गया था। और फिनिश कंज्यूमर गुड्स जैसे कि आपके कॉटन हो गए, कॉटन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स हो गए या वुलन क्लोथ्स हो गए, और कैपिटल गुड्स जैसे मशीन वगैरह हो गई आपकी, उन सब का ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के द्वारा प्रोड्यूस किया जाती थी। उनका इम्पोर्टर बन गया था भाई वो। कहने का मतलब साफ है, जो फिनिश गुड्स आ रहे थे, कौन से गुड्स आ रहे थे, चाहे कॉटन क्लोथ्स हों, आपके सिल्क क्लोथ्स हों या वुलन क्लोथ्स हों या कैपिटल गुड्स हों, मशीनरी वगैरह, ये सारी चीज़ें हम ब्रिटिश से अपने इंडियन मार्केट के अंदर लेकर आ रहे थे। हम इनके इम्पोर्टर बन चुके थे। और जो हम एक्सपोर्ट करा रहे थे वो क्या था? सारा रॉ मटेरियल, चाहे वो रॉ सिल्क हो, रॉ कॉटन हो, वूलन हो, शुगर हो, इंडिगो हो या फिर जूट हो। तो हम इन चीज़ों को क्या कर रहे थे? प्राइमरी हम इसके एक्सपोर्टर बन चुके थे। हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करा रहे थे। अब देखिए, क्योंकि हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर बन चुके थे और फिनिश गुड्स के इंपोर्टर बन चुके थे, तो इसी के संग एक पॉइंट निकल कर आया जो कि था मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। कहने का मतलब साफ था कि ब्रिटेन के जो भी रूलर थे उन्होंने भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर मोनोपोली कंट्रोल किया हुआ था या मोनोपोली बनाया हुआ था, जिससे भारत का अधिक से अधिक व्यापार, यानी कि भारत के अंदर जो भी आप, भारत से जितना भी आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, वो सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित हो गया था। हाँ, कुछ देशों के संग ब्रिटेन ने हमें छूट दे रखी थी, जैसे आपका चाइना है, सिलोन था जो कि आज की डेट में आप श्रीलंका के नाम से भी जानते हो, पर्सिया था जिसको पर्सिया या पारसी जैसे आप कहते हो, यानी ईरान, ठीक है। ऐसे कुछ देशों के साथ ब्रिटेन ने हमें परमिशन दे रखी थी, लेकिन और जितने देश थे दुनिया के अंदर उन सब से हमें अलग कर दिया था। हमारे संग कुछ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ अपना रखी थी ब्रिटेन ने। अब क्या हुआ, क्योंकि मोनोपोली तो कंट्रोल कर रहा था ब्रिटिश जो है, अब इसके संग एक और समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या क्या थी कि 1869 के अंदर सुएज़ कनाल जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। इंट्रोड्यूस होने की वजह से भारत और ब्रिटेन के बीच में चलने वाले शिप्स का जो रास्ता था ना वो बिल्कुल सीधा हो गया था, यानी कि जो रूट था वो बहुत सिंपल हो चुका था। अब जितने भी शिप्स थे, यानी कि जो एक्सपोर्ट करा रहे थे और जो इंपोर्ट करा रहे थे ब्रिटेन और इंडिया के लिए, वो जो शिप्स थे बहुत जल्दी आ जा सकते थे। पहले क्या था कि हमें अफ्रीका होते हुए घूम के पूरा जाना पड़ता था। अब सुएज़ कैनाल के बनने से वो जो रूट था वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया। देखो, फॉरेन ट्रेड के ज़रिए ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था। और इसका सीधा सीधा सिंपल उदाहरण ले लीजिए। हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को, हम इंपोर्ट करा रहे थे फिनिश गुड्स को। सबसे ज़्यादा बेनिफिट में कौन रहा था? ब्रिटिशर्स रहे थे। तो धन कौन कमा रहा होगा, यानी कि पैसा कौन कमा रहा होगा? ब्रिटिशर्स कमा रहे होंगे। और हमारी जो चीज़ें थी ना, जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हो रही थी रॉ मटेरियल, वहाँ ब्रिटिश के अंदर या ब्रिटेन के अंदर ना वो बहुत एक्सेस में होने लग गया था। समझ रहे हो बात को? तो ब्रिटिश रूल में ना, ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। ये आप सभी जानते हैं, हम अभी शुरुआत से बस यही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया वॉज अ प्राइमरी एक्सपोर्टर ऑफ, या वी कैन से इंडिया इज़ द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक रॉ मटेरियल वगैरह एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अब जितना भी एक्सेस इम्पोर्ट हुआ था ना, जितना भी एक्सेस एक्सपोर्ट हुआ था, ठीक है, हमारे देश से जितना भी एक्सेस एक्सपोर्ट हुआ था उसको सरप्लस किया हुआ था ब्रिटिशर्स ने। उनके पास इतना ज़्यादा एक्सेस में वो पहुंच चुका था, इतना ज़्यादा एक्सेस में पहुंच चुका था कि उनके स्टोर हाउसेस भर चुके थे। अब क्या था, इस एक्सेस प्रोडक्ट को या एक्सेस रॉ मटेरियल को उन्होंने दूसरे तरीक़ों से इस्तेमाल करना शुरू किया। कॉपी पकड़ो, पेन पकड़ लो और लिखना शुरू करो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से। सबसे पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें थीं। पहली, टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप अप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर
कॉलोनियल सरकार ने अगर कोई भी ऑफिस सेटअप किया है, उसकी जो पेमेंट होगी वो सीधे सीधे किससे होगी, जो एक्सेस एक्सपोर्ट आगे आए ना ब्रिटेन के पास, उससे करेंगे। बात समझो, उससे किया जाएगा। अब जो भी हमें पेमेंट करना है, कोई पाउंड्स कोई यूरोस का इस्तेमाल नहीं हो रहा, मटेरियल बार्टर सिस्टमिंग, एक तरीके का बार्टर सिस्टम तरीके का प्रयोग किया जाएगा, पहली बात। दूसरा पॉइंट लिखिए, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिशर्स ने युद्ध लड़े थे, कई सारे युद्ध लड़े थे और कई देशों पे कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। तो भाई वॉर इज़ एक्सपेंसिव। आप सभी जानते हैं कि युद्ध जो है बहुत ही महंगा होता है, पूरी इकोनॉमी ख़त्म हो जाती है युद्ध के अंदर। तो उन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए उन्होंने हमारा जितना भी रॉ मटेरियल का एक्सेस था उस सब का इस्तेमाल किया। दूसरी बात, अब तीसरी चीज़ पे आते हैं, टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स। कुछ आइटम्स थे जिनको उन्होंने इम्पोर्ट कराया था। इतना ही। आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो टॉपिक थे जो कवर किए हैं आज हमने, वो समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यूट्यूब पर जाकर आप इकोनॉमिक्स गुरुकुल से सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल को, और अगर आपको कोई भी प्रीवियस वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।